हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, आप क्लास 12th में आज आप सेकंड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले आप अपना बेटा सिलेबस समझ लीजिए, सेकंड बुक में आपका क्या क्या है ध्यान दीजिए। सेकंड बुक कंपनी का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए बच्चे, आपका जो सिलेबस है क्लास 12th में आपकी 3 बुक है, और ये जो फर्स्ट बुक है बेटा जिसमें आपने पार्टनरशिप पढ़ा है वो आपके 30 मार्क्स का है। अभी आप जो सेकंड बुक पढ़ने जा रहे हो डेट इज कंपनी, ये अगेन आपके 30 मार्क्स का। और थर्ड बुक जो है आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक है वो आपके 20 मार्क्स का है, और 20 मार्क्स आपके टीचर के पास होते हैं। तो बेटा हम इस वक्त हाफ ईयरली एग्जाम के हिसाब से आपके हाफ ईयरली एग्जाम में सेकंड बुक से ही बहुत सारा क्वेश्चन आता है, उसको कवर अप करेंगे। 30 नंबर का सिलेबस है बच्चे, इसके अंदर 2 पार्ट हैं आपके। एक शेयर्स के बारे में पूछेगा आपसे और एक डिवेंचर के बारे में पूछेगा आपसे। ये 2 पार्ट आपसे इसमें पूछेगा, और जनरली इसके अंदर जो भी आइटम है वो सारे के सारे आइटम जो है वो जनरल एंट्री के हैं। तो इसको अच्छे से समझेंगे और बहुत इजी है, इजी तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो फिलहाल हम सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी क्या है और 30 मार्क्स कैसे लेकर आएंगे। पार्टनरशिप आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए। देखिए कंपनी कैसे स्टार्ट होती है, कंपनी क्या है, कंपनी की डेफिनेशन क्या है। पहले मैं इसको आपको एक छोटी सी कहानी के रूप में समझाऊंगा, फिर किताबी बातें डेफिनेशन पर आएंगे। देखिए क्या होता है, मान लीजिए मुझे एक कंपनी खोलनी, पार्टनरशिप नहीं कंपनी खोलनी। तो कंपनी खोलने के लिए सबसे पहले मैं एक कंपनी स्टार्ट करूंगा, जो आप इस चैप्टर में पढ़ने जाएंगे। कंपनी स्टार्ट कैसे होगी, मैं एक पहले मन में सोचूंगा मैं कंपनी खोलने जा रहा हूं, उसका नाम सोचूंगा, और हमारे एरिया में एक आरओसी होगा जिसका नाम होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास अपने कंपनी को रजिस्टर्ड करवाऊंगा। मैंने सोचा कि मुझे कंपनी बनानी, फॉर एग्जांपल मेरे इंस्टीट्यूट का नाम आरएम इंस्टीट्यूट है, तो मैंने एक आरएम इंडस्ट्री खोल ली, आरएमआई नाम से मैंने खोल लिया। मैं रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा और रजिस्ट्रार से कहूंगा मुझे कंपनी खोलनी है और वो कंपनी किस नाम से होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो नाम की अवेबिलिटी चेक करेगा। जैसे बच्चे आप जब फेसबुक पे या फिर मेल पे अपना जब मेल आईडी बनाते हैं या कोई भी अपनी आईडी बनाते हैं, तो वो आपको सॉफ्टवेयर जो अवेबिलिटी बताता है कि आपके इस नाम की अवेबिलिटी अवेलेबल है या नहीं। वैसे ही कोर्ट में आपके नाम की अवेबिलिटी चेक होती है, अगर अवेलेबल है तो वो नाम मिल जाएगा, वरना 2-4 नाम आपको सजेस्ट किए जाते हैं, उसमें से आप एक नाम सिलेक्ट करते हैं। और कंपनी एक्ट में ध्यान रखना, कंपनी एक्ट कंपनी का एक कानून होता है जो अभी जो चल रहा है वो चल रहा है कंपनी एक्ट 2013, और इससे पहले जो चलता था वो चलता था 1956, और उससे पहले ब्रिटिश का कंपनी एक्ट चलता था। तो जो भी कंपनी एक्ट उस जमाने में चल रहा, उस समय चल रहा होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे उस कंपनी में, उस कंपनी एक्ट में आपके कंपनी का नाम रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा और आपकी कंपनी बन जाएगी। तो कंपनी की डेफिनेशन है कि कोई भी नाम जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है वो कंपनी हो जाती है। अभी हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें आपको ये डेफिनेशन मिलेगी। तो अभी 2013 का एक्ट चल रहा है, अगर किसी ने 1956 वाले कानून में भी अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है, मतलब 2013 से पहले जो भी कंपनी बना रहा होगा वो 1956 के एक्ट कानून में, 1956 के कानून में अपने आप को एड ऑन करा रहा होगा, वो आज भी कंपनी मानी जाएगी। अब ब्रिटिश के जमाने में जो कंपनी खुली होगी वो भी कंपनी एक्ट में माना जाएगा। यानी कोई नया लॉ अगर आता है तो उसका यह मतलब नहीं होता कि पुराने लॉ की अहमियत खत्म हो जाती। पुराने लॉ में भी जिसने भी अपने आप को रजिस्टर्ड कराया होगा वो भी इस कंपनी एक्ट में शामिल होगा। तो ये होता कैसे, तो रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद फिर मैंने कंपनी स्टार्ट करी। कंपनी स्टार्ट करने के लिए उसके बाद मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल में आप ये समझेंगे कि मैं अपने घर से 5 लाख रुपए लेकर आता हूं, कैश लेकर आता हूं 5 लाख, और मैं इस 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट करता हूं। 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास क्या क्या होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको याद है तो आपको याद होगा कि एसेट्स जो होते हैं वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होती है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होती है। मुझे 5 लाख रुपए जो मिले वो मेरा 5 लाख रुपए कैश है, और मेरा कैपिटल भी कितना है, 5 लाख का है। अब क्या होगा, मैं 5 लाख रुपए कैश टेबल पे रखकर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिजनेस हो जाएगा, मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने एसेट्स में, रॉ मटेरियल में, फर्नीचर में, बिल्डिंग में, मशीन में, इन सब चीजों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं उस 5 लाख से मैं कुछ रॉ मटेरियल और कुछ मशीनें वगैरह ले आया, फिर भी मेरे पास 5 लाख रुपए कम पड़ गए। 5 लाख जो मैं लेकर आया था वो बिजनेस के लिए कम पड़ गए, तो मैं और पैसे लूंगा। तो और पैसे मैं कहां से लूंगा,
मैंने कुछ पैसे कर्जा ले लिए, मान लो 3 लाख मैंने कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, उस लोन को लेकर पैसा लेकर आया 3 लाख रुपए, 3 लाख वो भी एसेट है, वो भी कैश के रूप में आएगा। देखो अकाउंटिंग पोजीशन दोनों तरफ बराबर चल रही, दोनों तरफ 8-8 लाख रुपए का कैपिटल हो गया। और इस तरीके से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अपना पैसा इकट्ठा किया, और पैसा इकट्ठा करके मैं रॉ मटेरियल मशीन वगैरह लेकर आ बिजनेस स्टार्ट किया। और मान लो साल के एंड में जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो हो गया 2 लाख रुपए का। तो मैंने 1 साल बिजनेस चला के दिखाया और मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब क्या है कि आखिर ये शेयर वाली बात कहां से आती है? तो पहले मैंने कंपनी चलाया, कंपनी चलाने के बाद मैं चाहता हूं कि इस पैसे में, जिस बिजनेस में सारा पैसा तो मेरा लगा है, अगर मान लो बिजनेस मेरा डूब गया तो सारा पैसा मेरा डूब जाएगा। तो मैं अपने रिस्क को डिवाइड कर रहा हूं, मैं अपने रिस्क को कम कर रहा हूं, मैं इसमें अपना पैसा ना लगा के मैं पब्लिक का पैसा लगवा रहा हूं। देखो मुझे अगर मैं किसी से अगर एक व्यक्ति से अगर 8 लाख रुपए मांगू तो शायद वो ना दे, लेकिन 8 लाख अगर मैं 1 लाख लोगों से 8-8 रुपए मांगू तो हर कोई दे देगा। और अगर उनका पैसा डूब भी गया तो केवल क्या डूबेगा? 8 रुपए डूबेंगे। लेकिन किसी एक व्यक्ति से अगर मैं 8 लाख मांगूंगा तो वो नहीं देगा, उसके 8 लाख पूरे डूब सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी ये कि रिस्क जितना छोटा कर दिया जाए लॉस उतना बड़ा नहीं होता, रिस्क को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने 8 लाख रुपए को, जो 8 लाख मैंने लगाया, मैं पब्लिक से डिमांड कर रहा हूं कि वो 8 लाख रुपए आप मेरे को दे दो। जब वो 8 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे, कैसे मिल जाएंगे? मैं अपने पूरे एसेट्स को, पूरे एसेट्स के, मान लो ये जो 8 लाख रुपए हुए, पूरे एसेट्स के 1 लाख टुकड़े कर देता हूं, 1 लाख टुकड़े। और टुकड़े को ही क्या कहते हैं? शेयर, हिस्सा कहते हैं। तो अगर मैंने ऐसे कर दिया तो हर एक टुकड़े की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 रुपए। यानी अगर कोई एक व्यक्ति मुझे 8 रुपए दे देता है तो मेरे एक शेयर का, यानी मेरे बिजनेस के एक टुकड़े का मालिक बन जाता है। मेरे बिजनेस के टुकड़े कितने? 1 लाख। आइए बाबा, आपको शेयर समझ में बात आ रही होगी? ठीक है, मेरे हर टुकड़े का मालिक बनेगा। आपको एक शेयर खरीदेगा तो एक टुकड़े का मालिक बनेगा, 2 शेयर खरीदेगा तो 2 टुकड़े का मालिक बनेगा। तो इस तरीके से 8 लाख रुपए मेरे पास आ जाएंगे, मेरा पैसा मेरे पास आ गया, मेरा पैसा मेरे पास आ गया, और मेरे बिजनेस के जो मालिक है वो 1 लाख लोग हो गए। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर 1 लाख लोग बिजनेस कैसे करेंगे? सब एक दूसरे को तो जानते भी नहीं होंगे। तो वो लोग साल में एक मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग को हम कहते हैं AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जिसने कंपनी स्टार्ट की होती है, जनरली होता ऐसा ही है, उसी को बिजनेस का डायरेक्टर चूज कर लिया जाता है और उसकी एक सैलरी फिक्स कर दी जाती है। यानी पहले बिजनेस मैंने 8 लाख रुपए लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया, 1 साल बिजनेस चलाया, क्यों? ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तभी तो लोग यकीन करेंगे। लोग मेरे पास आएंगे, मेरे कंपनी के शेयर खरीदेंगे और मेरे कंपनी के मालिक बन जाएंगे। अब मेरे कंपनी के 1 लाख मालिक हैं, उन सबके बिहाफ पे मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं कंपनी का डायरेक्टर हो गया क्योंकि मुझे एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर चूज किया गया एज अ डायरेक्टर। उनके बिहाफ पे मैं काम कर रहा हूं और मैं एक सैलरी ले रहा हूँ। और साल के एंड में जो मुनाफा होगा, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, मान लो 2 लाख का मुनाफा हो, 2 लाख रुपए 1 लाख लोगों को बांट दिया जाएगा, क्योंकि मुनाफा अल्टीमेटली मालिक का ही होता है। पहले अकेला मैं मालिक था, अब 1 लाख लोग मालिक हैं। अगर मैं अकेला मालिक होता तो 2 लाख रुपए मैं अपने घर ले जाता। अब 1 लाख लोग मालिक, अब 1 लाख लोग मालिक हो, 2 लाख रुपए को 1 लाख में 1 लाख लोगों को बांटेंगे तो हर व्यक्ति के पास कितना आएगा? 2-2 रुपए आएगा। अब ये मैं सोचो सर, 2 रुपए के लिए, प्रॉफिट के लिए कितना तामझाम पाल रहे हैं। बेटा 2 रुपए मत देखो, परसेंटेज देखो। व्यक्ति ने लगाए कितने थे? 8 रुपए लगाए थे। 8 रुपए लगा के एक शेयर पे वो 2 रुपए कमा रहा है। डेट मीन अपने इन्वेस्टमेंट का 25% कमा रहा है। तो ये किसी ने कहा थोड़ी कि सिर्फ आप एक ही शेयर खरीदें, आप 100 शेयर खरीद लीजिए, 1000 शेयर खरीद लीजिए, जितना पैसा आप लगाएंगे उसका आपको कितना मिल रहा है? 25% मिल रहा है। इस हिसाब से लोग अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर इसके कुछ प्रोसीजर किस तरीके से होता है, कैसे करते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में पूरी कहानी बताता हूँ। तो ये आपको छोटी मोटी कहानी समझ में आ गई होगी कि हमने पहले पैसा लगाया, क्यों लगाया? ताकि हम पहले बिजनेस चला के दिखाएं, लोगों को यकीन तो ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है। उसके बाद क्या करते हैं, शेयर इशू करने जब जाते हैं तो शेयर ऐसी नॉर्मली इशू नहीं कर सकते, ऐसी बाजार में नहीं दे सकते। उसके लिए शेयर बाजार में जाना पड़ता है, शेयर मार्केट में जाना पड़ता है, और शेयर मार्केट में अपने फॉर्म को इशू करना पड़ता है। तो एक किताब होती है जिसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। जो प्रोस्पेक्टस होता है, उस प्रोस्पेक्टस के अंदर हमारी सारी पास्ट हिस्ट्री गिवन होती है कि हमने कितने साल में, किस किस साल में कितना कितना पैसा कमाया, कितने एसेट्स हैं हमारे पास, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितने कर्जे हैं, कितने शेयर होल्डर ऑलरेडी पहले से हैं। ये सारी की सारी चीजें प्रोस्पेक्टस में नोटिफाइड करके बताते हैं और फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो लोग उसको पढ़कर ही ये तय करते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। याद करो, आपने फ्यूचर ऑफ अकाउंटिंग में चीज पढ़ी थी, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था कि अगर कोई रास्ते से कोई व्यक्ति गुजर रहा है, किसी मकान के खिड़की दरवाजे देखकर ही, अगर खिड़की दरवाजे बहुत सुंदर बने हुए तो उसी से अंदाजा लगाता है कि अंदर का मकान कितना बढ़िया होगा, अंदर और कितना डेकोरेशन होगा।
ये जो प्रोस्पेक्टस है यही विंडो ड्रेसिंग करके देता है बच्चे। अगर प्रोस्पेक्टस में हमने बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया कि कंपनी ने हर साल 2 करोड़ का मुनाफा कमाया है, हर साल इतने इसके मतलब इसके ऊपर लायबिलिटी बिल्कुल नहीं है, इसका प्रॉफिट अर्निंग बहुत बढ़िया है, तो ये विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। लोगों को गलत गलत इंफॉर्मेशन देकर भी लोगों को इनिशिएट किया जा सकता है अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी एक अथॉरिटी होती है जो इन सबका ध्यान रखती है, डेट इज सेबी। आपको ये बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ने को मिलेगा। सेबी, सेबी कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखती है कि कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहा, शेयर होल्डर के पैसे का, इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट के पैसे का प्रॉपर ध्यान रखती है। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं कि कंपनी किस तरीके से काम करती है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले व्यक्ति कहां जाएगा? व्यक्ति आरओसी के पास जाएगा और आरओसी से ये कहेगा कि सर मुझे कंपनी के शेयर मार्केट में इशू करने हैं, तो कृपया मुझे और परमिशन दे दीजिए कि मैं कितने रुपए का शेयर इशू कर सकता हूं। मान लो मैंने बिजनेस में 8 लाख रुपए का कैपिटल लगाया और मैंने थोड़ा प्रॉफिट कमा के दे दिया, जो पुराना एग्जांपल है, तो आरओसी के पास जाने के बाद आरओसी कहेगा कि आरओसी ने परमिशन दे दी हमें, फॉर एग्जांपल मान लो 50 लाख की परमिशन दे दी। तो ये जो 50 लाख की परमिशन दे दी, इसी को हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब हमें 50 लाख रुपए इशू करने का, यानी 50 लाख रुपए पब्लिक से मांगने की परमिशन मिल गई। और ये परमिशन हमें कौन दे रहा है? आरओसी। देखो आरओसी कौन होता है? गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। सरकार ने हर काम के लिए अपना एक डिपार्टमेंट बना रखा है। अब ये तो नहीं कि मोदी जी हर जगह बैठे रहेंगे, उन्होंने सब जगह अपना अपना एक डिपार्टमेंट बना रखा है। डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वही परमिशन देता है। तो आरओसी कंपनी के रजिस्ट्रेशन से लेकर कंपनी के सारे अफेयर्स को लेकर आरओसी उसका हेड होता है। आरओसी हमें परमिशन देता है कि आप 50 लाख रुपए का शेयर इशू कर सकते हैं। तो मुझे परमिशन मिल गई, तो 50 लाख रुपए जो है, सॉरी, इसमें जो 50 लाख रुपए जो है वो मेरे लिए ऑथराइज्ड कैपिटल हो जाता है। अब मुझे ये कहा जाता है कि आप 50 लाख रुपए के शेयर इशू कर सकते हो, तो लेकिन मैं 50 लाख रुपए के शेयर एक साथ इशू नहीं करूंगा। इसमें से फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ 10 लाख रुपए के शेयर इशू करूंगा। कारण क्या है? उसका कारण अभी बता रहे हैं। इसको हम कहते हैं इशूड कैपिटल। इसको कहते हैं इशूड कैपिटल। मैं 10 लाख रुपए के शेयर इशू करूंगा। कारण सिर्फ इतना होगा क्योंकि एक रूल है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम शेयर इशू करते हैं तो 90% शेयर बिक जाना चाहिए। अब बताओ, अगर मैं 50 लाख रुपए के शेयर इशू करता हूं तो 50 लाख का 90% होता है 45 लाख। हो सकता है 45 लाख के शेयर ना बिक पाए, इसलिए फर्स्ट टाइम लोग क्या करते हैं? कम शेयर इशू करते हैं ताकि 90% शेयर बिक जाए। तो इसीलिए मैं 10 लाख रुपए के शेयर इशू करूंगा ताकि उसका 9 लाख रुपए का शेयर बिक जाए और रूल्स पूरे हो जाए। और कई बार अगर रूल पूरे नहीं हो पाते, जैसे मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए के शेयर इशू किए और 8,90,000 के शेयर बिके, पूरे 9 लाख के शेयर नहीं बिके, तो उस केस में मुझे सारे पैसे वापस करने पड़ जाएंगे जितने शेयर होल्डर के पैसे आए, क्योंकि रूल इज रूल, 90% शेयर बिक जाने चाहिए। तो इससे बचने का तरीका लोग क्या फॉलो करते हैं कि अपने शेयर को पूरे का पूरा, ये 10 लाख के शेयर को एक ब्रोकर के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि रूल ने ये कहा कि 90% शेयर बिक जाने चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि कितने लोगों में बिक जाने चाहिए। तो लोग क्या करते हैं? अपना सारा का सारा शेयर एक ब्रोकर के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। ये हमने तुमको बेच दिया। रूल के हिसाब से क्या होता है? मेरे 90% शेयर बिक चुके, मैंने पूरा 10 लाख का शेयर उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया। पैसे आए या ना आए वो बात की बात है, लेकिन बिक तो गया। अब ब्रोकर को हमने 10 लाख के शेयर दे दिए, अब ब्रोकर धीरे धीरे शेयर बेचता जाएगा, उसके पैसे हमें देता जाएगा। तो इन रियलिटी इस तरीके से होता है, हम 90% शेयर को अपना 90% वाले रूल को हम इस तरह से मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि रूल ने कहा केवल 90% शेयर बिक जाने चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कितने लोगों में बिक जाने चाहिए। तो सब कुछ ब्रोकर के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, पूरा 100% शेयर इशू हो चुका होता है। ठीक है, आगे देखिए। तो मैं कभी भी जितनी मेरे को अथॉरिटी मिली उतने का शेयर इशू नहीं करूंगा, धीरे धीरे करके शेयर इशू करूंगा, जितने की मुझे जरूरत होगी उतने का शेयर इशू करूंगा। अब मैंने 10 लाख का शेयर इशू किया। अब जरूरी नहीं है कि मैंने 10 लाख का शेयर इशू किया तो सब के सब 10 लाख के शेयर मेरे बिक जाएं। हो सकता है केवल 9.5 लाख के शेयर बिके मेरे। तो ये जो 9.5 लाख के जो शेयर्स हैं, इसको हम कहते हैं सब्सक्राइब्स कैपिटल। इसको हम कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, कि कितने लोगों ने मेरे शेयर को सब्सक्राइब किया। अगर मैं 10 लाख का इशू कर रहा हूं, कई बार क्या होता है कि ओवर सब्सक्राइब भी हो जाता है। आजकल जितने भी आईपीओ आते हैं मार्केट में, जितने भी शेयर नए नए शेयर इशू होते हैं, वो ओवर सब्सक्राइब होता है। पब्लिक 10 लाख के शेयर इशू करती है, लेकिन डिमांड जो आती है वो ज्यादा की आ जाती है। ये अंडर सब्सक्राइब है। दैट मीन 10 लाख के शेयर इशू किए, उसमें से केवल 9.5 लाख के शेयर ही बिके। तो सब्सक्राइब कैपिटल अलग होता है, इशूड कैपिटल अलग होता है, ऑथराइज अलग होता है। 3-4 अभी और पढ़ोगे तो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब समझ में आ गया। 10 लाख के शेयर इशू किए, लेकिन सारे शेयर बिके नहीं। जितने बिके, जितने लोगों ने डिमांड करी, वो मेरा सब्सक्राइब कैपिटल होता है। अब यहाँ पे आपको एक बात जानने की जरूरत है कि बेटा कि अगर कोई एक शेयर की प्राइस अगर 10 रुपए है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस 10 रुपए का प्राइस 10 रुपए एक साथ नहीं मांगा जाता, इसको भी टुकड़ों में मांगा जाता है। ये आगे जाके पता चलेगा। पहले वाले इंस्टॉलमेंट को हम एप्लीकेशन बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। दूसरे इंस्टॉलमेंट को हम
अलॉटमेंट मनी कहते हैं, तीसरे इंस्टॉलमेंट को हम फर्स्ट कॉल कहते हैं, उसके बाद वाले इंस्टॉलमेंट को हम सेकंड कॉल कहते हैं, और इसी तरीके से और भी आगे बढ़ जाएगा अगर जरूरत पड़ी, और अगर जरूरत नहीं पड़ी यही लास्ट है तो हम इसको फाइनल कॉल भी कह सकते हैं। यानी ये फिक्स नहीं है, ये मत सोचना कि 4 इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा आ सकता है, 5 इंस्टॉलमेंट भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10, जितने इंस्टॉलमेंट बन सकते हैं, जितनी कंपनी बना सकते हैं उतनी होगी, लेकिन जनरली इतनी होती नहीं है, क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए होता है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो इतना ज्यादा लंबा टाइम नहीं देती कंपनी। ठीक है, तो आपको ही पता चल गया कि 10 रुपए मान लो 3 रुपए यहाँ आ गए, 2 रुपए यहाँ आ गए, 4 रुपए यहाँ आ गए, 1 रुपए यहाँ आ गए, तो ये जो मांगा जा रहा है टुकड़ों में मांगा जा रहा है। अब 9.5 लाख के शेयर तो सब्सक्राइब कर लिए गए, लेकिन उसके पैसे कितने आए, उसमें से पैसे मांगे कितने गए। हो सकता है मैंने ये वाला पैसा मांग लिया, ये वाला पैसा मांग लिया, ये वाला पैसा मांग लिया, मैंने 9 रुपए मांग लिए, तो जितने पैसे मांग लिए गए मान लो 9 लाख रुपए मांगे जा चुके हैं। ये कब की बात हो रही है, साल के एंड की बात हो रही है। मैं शेयर इशू कर चुका हूं और आज 31 मार्च है, मुझे आज बैलेंस शीट क्लोज करनी है। और बैलेंस शीट क्लोज करते समय मैं अपना ये बता रहा हूं कि मेरे पास ऑथराइज कैपिटल कितना है, मेरे पास इशूड कैपिटल कितना है, मेरे पास सब्सक्राइब कैपिटल कितना है। इशू मतलब मैंने कितना इशू किया, सब्सक्राइब उसमें से लोगों ने कितना खरीदा, और उसमें से जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, उसमें से मैंने मांगा कितना है, तो दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, मैंने कितने रुपए का कैपिटल मांग लिया, मैंने 9 रुपए का कैपिटल मांग लिया, 9 लाख रुपए मांग लिए। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जरूरी नहीं कि जितने शेयर होल्डर्स हमने पैसा मांगा सबके सब पैसे पहुंचाए देते, कुछ डिफॉल्ट भी कर जाते हैं। तो जो डिफॉल्ट कर जाते हैं, मान लो उसमें से कुछ लोगों के पैसे नहीं आए, तो जितने पैसे नहीं आए मतलब जितने पैसे हमारे पास आ गए, क्योंकि मैंने 9 लाख रुपए मांग लिया, जरूरी नहीं कि 9 लाख रुपए आ जाए, हो सकता है सिर्फ 8 ही लाख रुपए आए हो, 1 लाख रुपए भी आना बाकी है। तो जितने पैसे आ गए उसको हम क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल। आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। तो सब कुछ अलग अलग होता है। मेरे पास परमिशन तो 50 लाख के शेयर इशू करने की है, आज 31 मार्च मुझे अकाउंट क्लोज करना है, बैलेंस शीट बनानी है, तो मुझे ये बताना होगा कि मेरे पास परमिशन कितनी है, मैंने कितना इशू किया, पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, उसमें से मैं कितना पैसा पब्लिक से मांग चुका और पब्लिक ने कितना पैसा पहुंचा दिया। तो डेट इज जितना मेरे पास परमिशन है वो क्या कहलाएगा, ऑथराइज कैपिटल। जितना उसमें से मैंने इशू कर दिया, डेट इज इशूड कैपिटल। उसमें से पब्लिक ने कितना मांग लिया, ले लिया, सब्सक्राइब कर लिया, डेट इज सब्सक्राइब कैपिटल। उसमें से कितना पैसा मैं मांग चुका हूं, डेट इज कॉल्ड अप कैपिटल। और पब्लिक कितना पैसा पहुंचा चुकी है, डेट इज पेड अप कैपिटल। ये जनरल बेसिक डिफरेंस होता है जो शुरू के इलस्ट्रेशन में आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा। आइए यहां तक बात समझ में आ रही होगी। तो ये छोटी मोटी सी कहानी कंपनी की, ये कंपनी किस तरीके से स्टार्ट की जाती है। कंपनी में देखो बेसिकली पैसा क्यों मांगा जा रहा है, कई सारे रीजन है। मुझे कंपनी को एक्सपेंड करना है, मुझे पैसा और चाहिए, तो पैसा और लाने के लिए ऑप्शन क्या है, या तो मैं बैंक से लोन ले लूं, है ना, या तो कोई प्रॉपर्टी बेच दूं। लेकिन इसमें रिस्क है, बैंक लोन हो सकता है देना दे, इंटरेस्ट चार्ज ज्यादा करेगा, प्रॉपर्टी बेच दूंगा तो मेरे एसेट खत्म हो जाएंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या है कि पब्लिक से पैसा मांगा जा सके। पब्लिक से पैसा मांगा जाए, पब्लिक से कैसा पैसा मांगूंगा, शेयर इशू करके। तो मैंने आरओसी से अपनी ऑथोरिटी को बढ़ाकर, जितनी ऑथोरिटी मेरे पास बढ़ी उतने का पैसा मैं पब्लिक से डिमांड कर सकता हूं, पब्लिक मेरी कंपनी के उतने हिस्से की मालिक हो जाएगी। आए यहां तक बात समझ में आ रही हो। तो अभी शुरू की जो 1-2 वीडियो होंगी बेटा वो थ्योरी की वीडियो होंगी, उसके बाद आपकी न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए अगला पॉइंट क्या है, थ्योरी में क्या कहता है, कंपनी की डेफिनेशन है, क्या कहता है, मीनिंग एंड कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या है, देखिए अ कंपनी, या फिर इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। ठीक है, कंपनी क्या है, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब ये लोगों का गठबंधन होता है, लोगों का ग्रुप होता है, कई लोगों का ग्रुप होता है। फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 2013 वाली बात कि कंपनी किसको कंपनी कहा जा सकता है, कंपनी उसको कहा जाएगा जो कंपनी एक्ट में अपने आप को रजिस्टर्ड कराता है ना। इट इज क्रिएटेड, इसको क्रिएट किया जाता है बाय द लॉ, बाय द लॉ इसको क्रिएट किया जाता है। इसको ये भी बात समझ लो, कंपनी जो होती है बट एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ये बायोलॉजिकल तरीके जैसे ह्यूमन बीइंग पैदा होता है वैसे ही पैदा नहीं होता, ये आर्टिफिशियल तरीके से पैदा होता है। इसको बाय द लॉ क्रिएट किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। और इसके अपने हाथ पांव पैर कुछ नहीं होते, तो इसके बिहाफ पे इसके डायरेक्टर जो होते हैं, ठीक है, इसके जो एम्प्लॉइज होते हैं, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं, वो लोग इसके बिहाफ पे काम करते हैं। इसलिए बोला गया इट इज क्रिएटेड एंड इफेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। और कैसे असर करता है, ये लॉ के प्रावधान के द्वारा इसके ऊपर असर पड़ता है, इफेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। कंपनी मीन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कंपनी किसको कहेंगे, कंपनी उसको कहेंगे जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, जो उस समय कंपनी एक्ट चल रहा हो, या उससे पहले किसी भी कंपनी में कंपनी एक्ट में वो रजिस्टर्ड हुआ हो। इसलिए बोला गया और एनी प्रीवियस लॉ। और प्रीवियस लॉ कौन सा है, अभी क्या क्या चल रहा है, ये डेफिनेशन सेक्शन 2
सबसेक्शन 20 का है। देखो डेफिनेशन आपको, अगर सेक्शन आपको लिखने का मन है तो तभी लिखना जब आपको सेक्शन याद हो। ऐसे कोई बड़ा सेक्शन नहीं, नॉर्मल सा सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। और इससे पहले क्या था, कंपनी एक्ट 1956। ठीक है, ध्यान रखना। और उससे पहले ब्रिटिश का रूल चलता है, यही दो आपको याद रखना है। अभी 2013 का कानून चल रहा है, 2013 में ये कानून आया था, उससे पहले 1956 का कानून चल रहा था। कंपनी एक्ट की डेफिनेशन देते समय बस सिंपल बात करना, कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013। ये सिंपल भाषा भी लिख सकते हो, कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013। कंपनी इसको कंपनी कहते हैं, हम कंपनी उसको कंपनी कहेंगे जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो। वो कौन सा कंपनी एक्ट, या तो 2013 वाला या तो इससे कोई भी प्रीवियस एनी लॉ। आई होप डेफिनेशन क्लियर होगी। ठीक है, और इसको क्रिएट किया जाता है और इफेक्ट किससे होता है, लॉ के द्वारा इफेक्ट होता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैरेक्टर क्या है कंपनी के। अब देखिए ये आपसे 3 नंबर में पूछता है, तो इसको खत्म करते हैं, क्योंकि जो अभी मैंने शुरुआत में जो कहानी सुनाई आपको कंपनी की, ये उसी से रिलेटेड है। पहला क्या है, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब है कि ये पैदा किया जाता है बाय द लॉ, इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इसको स्टार्ट किया जाता है। दूसरा क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सबसे खास बात है, बिजनेस स्टडीज में भी आपने पढ़ा होगा, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर द सेपरेट एंटिटी। दोनों अलग अलग आत्मा है, बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। जैसे मुकेश अंबानी साहब जो है वो अपना अलग टैक्स पे करेंगे और रिलायंस इंडस्ट्री अपना अलग टैक्स पे करेगी। रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मुकेश अंबानी एक नेचुरल पर्सन है। तो मुकेश अंबानी उसमें एज एन एम्प्लॉय, एज अ डायरेक्टर के तौर पे काम करे, बिकॉज डायरेक्टर जो है वो शेयर होल्डर ने उनको डायरेक्टर बनाया है, और वो अपने कंपनी से अपनी एक सैलरी लेते होंगे, तो सैलरी पे वो अलग अपना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं और रिलायंस इंडस्ट्री अपना अलग टैक्स पे करती है। कारण क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी और कंपनी मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, ये फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्या है, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आर्टिफिशियल पर्सन। कैसे आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी सिर्फ एक्ट के द्वारा पैदा होती है, बायोलॉजिकल तरीके से पैदा नहीं होती। वो पर्सन तो है लेकिन नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, एक्ट द्वारा बनाया जाता है उसको, आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट क्या है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। अगर बिजनेस का मालिक मर जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि बिजनेस भी खत्म हो जाता है, बिजनेस मस्ट बी कंटिन्यू। बिजनेस के मालिक चेंज होंगे। बेस्ट एग्जांपल है टाटा इंडस्ट्री। क्या आज जो टाटा इंडस्ट्री के मालिक है मिस्टर रतन टाटा, क्या वो हमेशा से मालिक रहे? उनसे पहले उनके पिताजी थे, है ना, तो पिताजी गए, उनके बाद उनके बेटे आ गए, अब ये जाएंगे तो कोई और आएगा। इस तरीके से कंपनी तो टाटा रहेगी लेकिन उसके ऑनर बार बार चेंज होते रहेंगे, इसलिए इसको कहा गया परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ये फीचर्स है, बट आपको फीचर याद रखें, तीन नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है कंपनी मस्ट बी कैरी ऑन, कंपनी की कोई एंड डेट नहीं होती। मालिक चाहे भले ही चेंज हो जाए, मालिक भले ही मर जाए, लेकिन कंपनी कभी नहीं मरती जब तक उसको खत्म खुद से लॉ के द्वारा खत्म ना किया जाए। कंपनी हमेशा रहती है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस रहती है। बात अगला क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। अब ये लिमिटेड लायबिलिटी समझिए, कंपनी की जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। अब ये लिमिटेड लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी का मतलब ये है कि कल को इसके अंदर ना दो एसोसिएशन बनता है, एक बनता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये बात बेटा आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अंदर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ये तय करता है, ये किताब होती है जिसके अंदर कंपनी के सभी दायित्व और सभी कर्तव्य, सभी अधिकार एक्सटर्नल लोगों के लिए, यानी कंपनी बाहर के लोगों से कैसे डील करेगी, कंपनी की जो एक्सटर्नल अफेयर है उसको कैसे डील करेगी, उसके राइट्स क्या क्या होंगे, उसकी ड्यूटीज क्या क्या होंगी, उसकी लायबिलिटीज क्या होंगी, ये उसके अंदर बात होती है। और कंपनी के इंटरनल मैटर कैसे डील होंगे वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है कि कंपनी के राइट्स क्या इंटरनल मैटर में, कंपनी के ड्यूटीज क्या इंटरनल मैटर में, ये सारी बातें तय होती है। तो इसी के अंदर तय हो जाता है कि कल को अगर कंपनी डूबती है, कंपनी बंद होती है, तो किसके ऊपर कितनी लायबिलिटी होगी, तो किसके ऊपर कितनी लायबिलिटी की, कौन कितने पैसे पे करेगा। ठीक है, तो इस केस में इसमें सभी मेंबरों के ऊपर जनरली जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड। सबकी एक फिक्स लायबिलिटी होती है कि अगर कंपनी डूबती है तो आपको इतने पैसे देंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कंपनी का शेयर खरीदा और शेयर है 100 रुपए का, और कंपनी ने अभी तक इंस्टॉलमेंट में उसमें सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए मंगाए हैं, 60 रुपए अभी तक नहीं मांगे, और कंपनी डूबने जा रही है, कंपनी बंद होने जा रही है। तो एज अ बीइंग कंपनी के शेयर होल्डर होने के नाते आपके ऊपर लायबिलिटी सिर्फ इस बचे हुए 60 रुपए की है, आपको केवल 60 रुपए पे करना है। तो आपकी लायबिलिटी पहले से क्या है, फिक्स है कि आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा लेकिन 100 रुपए अभी तक आपने दिए नहीं है, तो आप 40 दे चुके हैं, 60 अभी देना बाकी है, तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ 60 रुपए की लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि आपको 110 120 रुपए देने पड़ जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि कंपनी में लायबिलिटी सबकी कितनी होती है, लिमिटेड, क्योंकि आप कंपनी के ऑनर है एज अ शेयर होल्डर, तो लायबिलिटी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्या है बेटा इसके अंदर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अब देखो कंपनी की खास बात ये भी होती है कि आप शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ये भी बात ध्यान रखनी, वो भी केवल आगे जाके पढ़ोगे
पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, 1% कंपनी होती है। इसमें केवल शेयर को ट्रांसफर करने की परमिशन, अपने मालिकाना हक को ट्रांसफर करने की जो परमिशन होती है वो केवल और केवल पब्लिक कंपनी में होती है, प्राइवेट कंपनी में नहीं होती। ठीक है, तो कंपनी की ये फीचर्स है कि वो शेयर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ पब्लिक कंपनी। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। देखो कंपनी का इसके अंदर पॉइंट क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट इंटरनल होता है, ठीक है, ऑनरशिप भी कंपनी के डायरेक्ट उसके पास होती है, शेयर होल्डर के पास होती है, ठीक है, ये किसी एक्सटर्नल लोगों के पास इसकी ऑनरशिप नहीं होती। और लास्ट है कॉमन सील, मतलब जैसे एक इंसान का अपना सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसी से यूनिकनेस पता चलती है सिग्नेचर किस व्यक्ति के हैं। वैसे कंपनी की भी अपनी कॉमन सील होती है, उसका एक सिग्नेचर समझिए। कॉमन सील कैसे होता था बच्चे, पहले जमाने में लोहे के 2 आइटम होते थे, उसके ऊपर कंपनी का लोगो बना होता था, बीच में पेपर रखते थे और दूसरा लोहे का आइटम उसके ऊपर दबा दिया करते थे। तो जिस तरीके से नीचे लोहे का एक आइटम होता था जिसके ऊपर कंपनी का लोगो था, ऊपर से पेपर से दबा दिया गया, पेपर रख के उसके ऊपर एक और लोहा दबा दिया गया, तो उसके ऊपर ना वाटर मार्क टाइप होता है, लेकिन कुछ उठा उठा सा लोगो जो है प्रिंट हो जाया करता था, कागज के ऊपर एक ऊपरी छाप आ जाया करती थी जो कंपनी का सील हुआ करता था, कॉमन सील। तो जिस तरीके से एक व्यक्ति का अपना एक सिग्नेचर होता है, वैसे कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है। ठीक है, ये नॉर्मल फीचर है कंपनी के। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, कंपनी का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप हमें कमेंट करें, आपके कमेंट के अनुसार हमें पता चलेगा अगली वीडियो में कैसे बनानी। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, हमसे बात करते रहिए, हमें कमेंट करते रहिए, अपने सुझाव भेजते रहिए। टिल देन आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।